अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसामुर रहमान। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाइलम एनिलिडा। अब जो ज़्यादातर वर्म्स होते हैं वो इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं और एनिलिडा का लेटिन में मतलब होता है लिटिल रिंग्स। अब इसकी बॉडी पे ये छोटे छोटे रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, इसी वजह से इनको हम फाइलम एनिलिडा कहते हैं। अब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, यानी इनकी बॉडी छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल होती है। इसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी छोटे छोटे कते, खाने, सेगमेंट्स। यहां पे देखिए ये जो खाने हैं ना, सेगमेंट्स हैं, ये आपको एक्सटर्नली भी नजर आते हैं, यानी एक्सटर्नल भी ये बॉडी कंस्ट्रिक्शंस मौजूद होती हैं और यही सेपरेशन इंटरनल भी मौजूद होती हैं। यहां पे देखें, ये आपको इंटरनल दिखाया जा रहा है कि अंदर भी ये सेप्टम मौजूद होता है, पर्दा मौजूद होता है, जिससे ये सेपरेशन होती है, ये सेगमेंट्स एक दूसरे से अलहदा होते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ बॉडी सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो सारे की सारी बॉडी थ्रू आउट द लेंथ मूव करते हैं, जैसा कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, पूरी बॉडी में मौजूद होती है। इसी तरह जो ब्लड वेजल्स हैं रेड कलर में आपको नजर आ रही हैं, ये भी पूरी बॉडी में मौजूद होती हैं। इसी तरह जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्व कॉर्ड ब्राउन कलर में, ये भी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर रन करती है। नेक्स्ट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी जिल्द की तीनों तहें इनके अंदर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। फिर ये सीलोमेट्स हैं। देखिए, सीलोमेट्स कहते हैं जिनमें ट्रू सीलोम होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो ट्रू सीलोम बनती है वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। तो इनमें भी क्या होता है, जब मीजोडर्म स्प्लिट होती है तो जो स्प्लैंकनिक लेयर होती है वो ऊपर वाले, यानी ऊपर जो बॉडी है उसकी इंटरनल लेयर बनाती है, यानी ऊपर जो इसकी स्किन है, जो इसकी ऊपर वाली लेयर है उसकी इंटरनल बॉडी बनाती है स्प्लैंकनिक मीजोडर्म। और जो विजिरल मीजोडर्म है वो इंटरनली डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर आ जाती है, यानी उसके ऊपर। तो अंदर एक खला बनता है मीजोडर्म के स्प्लिट होने से ना, जो स्प्लैंकनिक और विजिरल है उसके अंदर जो खला बनता है उसको हम कहते हैं सीलोम। तो ये सीलोमिक कैविटी है और यही सीलोमिक कैविटी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का काम भी करती है, यानी पानी भर जाने से इसके जिस्म का जो स्केलेटन बनता है, बॉडी शेप मेंटेन होती है, वो इसी सीलोमिक कैविटी की वजह से होती है। फिर ये बायलेटरल सिमेट्री इसमें मौजूद होती है, यानी ऐसी सिमेट्री जिसमें आप सिर्फ एक ही प्लेन से जिस्म को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैबिटेट की बात करें तो कुछ मेरीन होते हैं जैसे कि नायरीज, और कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं जैसे कि स्टाइरेरिया, कुछ ट्रस्टियल होते हैं और डैम्प यानी नमदार जगहों में रहते हैं जैसा कि अर्थवर्म, और कुछ पैरासाइट के तौर पर जिंदगी गुजारते हैं जैसा कि लीच जिसको हम उर्दू में जोंक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ट्यूब की शक्ल में पूरी बॉडी में रन करता है। ये आपको नजर आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके ऊपर ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको नजर आ रहा है। तो पूरी ट्यूब की तरह पूरी बॉडी में ये रन कर रहा होता है और इसका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें एक ओपनिंग माउथ होता है, शुरू पे माउथ है और माउथ से क्या खुराक अंदर आती है जिस्म में, और वेस्ट मटेरियल इस एनएस के जरिए जिस्म से रिमूव होता है। यानी एक माउथ और एनएस दो ओपनिंग होता है, उसे हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जैसे कि माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, और वो सारे हिस्से अपना अपना काम करते हैं। फिर इसके माउथ के ऊपर थोड़ा सा ओवरहैंग स्ट्रक्चर होता है, यानी आगे को बढ़ा हुआ मास सा होता है जिसको हम प्रोटेरोस्टोम कहते हैं, और उसके नीचे इसका माउथ मौजूद होता है। फिर नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, और जो पैरासिटिक एनिलिड्स होते हैं ना, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा ही आप कह लें रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि वो खुराक के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ना, उसको हम कहते हैं नेफ्रेडिया, मेटानेफ्रेडिया। हर सेगमेंट के अंदर अलग-अलग मेटानेफ्रेडिया मौजूद होते हैं और उसमें ये देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक हिस्सा नेफ्रोस्टोम नजर आ रहा है जो कि फनल शेप होता है और इसके आगे सीलिया लगे होते हैं। सीलिया की मूवमेंट की वजह से सीलोमिक फ्लूइड के अंदर से वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आ जाता है और वो वेस्ट मटेरियल चलता चलता आखिरकार एक ओपनिंग नेफ्रेडियोपोर के जरिए सेगमेंट से बाहर आ जाता है। तो ये जो नेफ्रेडिया है हर सेगमेंट के अंदर अलग-अलग होते हैं, उनकी ओपनिंग्स बाहर को निकलती हैं नेफ्रेडियोपोर, जिससे वेस्ट मटेरियल हर सेगमेंट का अलग-अलग बाहर को निकलता है। फिर नेक्स्ट हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें आपको यहाँ पे स्टार्ट पे ये एक ब्रेन नजर आ रहा होता है और इस ब्रेन से दो नर्व कॉर्ड निकलते हैं, यानी एक इस तरफ, ये वेंट्रली यानी नीचे जिस्म के नीचे हिस्से में ये रन कर रहे होते हैं वेंट्रली, एक ये आपको नजर आ रहा है और एक उस तरफ यानी दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है। और ये नर्व कॉर्ड पूरी बॉडी में रन करते हैं और हर सेगमेंट में इन नर्व कॉर्ड से नर्व्स भी निकलती हैं, यानी इस सेगमेंट में जो आप कह लें कि नर्व कॉर्ड है उससे फिर ये नर्व्स निकलेंगी कि जो कि पूरे सेगमेंट के अंदर पैगाम रसानी का कोऑर्डिनेशन का काम करेंगी। फिर ये तो हो गया नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब
इनवर्टिब्रेट्स में ये फाइलम एनिलिड्स वाहिद जानदार है जिनके अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। ये आपको अर्थवर्म नजर आ रहा है एनिलिड की एक मिसाल। इसमें देखिए क्लोज, वैसे आमतौर पर आप हशरात को, कीड़ों को मारें तो वो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर से आपको वो वाइट सा फ्लूइड निकलता है, उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, लेकिन वो होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इनमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें ब्लड वेजल्स के अंदर मौजूद होता है, यानी वो सिलोमिक कैविटी में नहीं होता ब्लड, बल्कि ब्लड वेजल्स के अंदर होता है। तो इनके अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये आपको ब्लड वेजल्स नजर आ रही हैं सारी की सारी। ये स्टार्ट वाली जो आपको ब्लड वेजल है ये इसका हार्ट होता है, यानी ये पंप कर रही होती हैं। और ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये न्यूट्रिएंट्स को, एरेशन को आप कह लें कि मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को मूव करता है, जिस्म को सप्लाई करता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर कोई वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो फिर गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होती है? वो होती है स्किन के जरिए, यानी जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, जो म्यूकस होता है, वो इसकी स्किन को मॉइस्ट रखता है, नमदार रखता है, और उसी मॉइस्ट स्किन सरफेस से इन्वायरमेंट से ये गैसेस का तबादला करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के लिए इनके अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। सर्कुलर मसल्स इस तरह अलोंग द सर्कमफेरेंस, यानी बॉडी के इस तरह सर्कमफेरेंस ऐसे मौजूद होते हैं सर्कुलर मसल्स, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पूरी बॉडी में इस तरह से रन कर रहे होते हैं। तो इन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की वजह से इनमें मूवमेंट होती है। मिसाल के तौर पर जब किसी जगह पर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पे जो दबाव पड़ता है उससे वो हिस्सा क्या हो जाता है? इलोंगेट हो जाता है, लंबा और थिन हो जाता है। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पे जो प्रेशर पड़ता है उससे वो हिस्सा वाइड हो जाता है, चौड़ा होता है। तो यानी ये जिस्म का हिस्सा ऐसे थिक और थिन होके ये मूव करता है, जो आपने अर्थवर्म की मूवमेंट देखी हो तो इस तरह से मूव करता है। फिर मूवमेंट के लिए साथ ही साथ इनमें ना एक कीटे होते हैं जिनको हम सीटे भी कहते हैं, काइटन के बने होते हैं, हर सेगमेंट के अंदर ये मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देखें ये अर्थवर्म है तो इसके अंदर ये आपको छोटे छोटे पाउंडमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको हम सीटे कहते हैं या कीटे कहते हैं। तो ये कीटे की मदद से भी मूव करते हैं, यानी कीटे जमीन के अंदर इसके जिस्म को गाड़ के फिर आगे चलने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ अच्छा हर एक के अंदर कीटे नहीं होते, जो मेरीन एनिलिड्स हैं उनके अंदर पैरापोड्स होते हैं। पैरापोड्स कहते हैं ये हर खाने यानी हर सेगमेंट के अंदर से एक जोड़ा निकलता है पाँव का, टांगों का, यानी फाइबर्स का, तो वो मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। अब इस तरह डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, नेरीज के अंदर पैरापोड जोन से वो मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो कुछ होते हैं हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं बाइसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर हों तो उसे हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। जैसा कि अर्थवर्म और लीच के अंदर क्या होता है, ये अर्थवर्म है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक ही बॉडी में है और फीमेल भी। वहीं मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वहां से स्पर्म बनते हैं, फीमेल सेग बनते हैं, एक ही बॉडी के अंदर उनका आप कह लें कि यूनियन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की, और वहीं से जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल, या फिर कुछ यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। जैसा कि जो मेरीन नेरिस है जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ये यूनिसेक्सुअल है, यानी इनमें मेल सेक्सेस और फीमेल सेक्सेस, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। और जब मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं तो उनकी फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होती है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर स्पर्म और एग को रिलीज किया जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो इनकी लाइफ साइकिल में लार्वा बनता है पहले, उस लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ये ट्रोकोफोर लार्वा ये आपको आप कह लें पियर शेप शक्ल का होता है, इसके ऊपर सीलिया भी लगे होते हैं जिससे ये मूवमेंट भी करता है। तो उस लार्वे पहले लार्वा बनता है और लार्वे से फिर अडल्ट बॉडी बनती है।